हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी के हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। जो भी गाइडेंस होगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। प्लस आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसके लिए रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी से जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज़ को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं उसको हॉलिस्टिकली डिस्कस करें। मतलब उसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, लीगल, इंटरनेशनल जो भी पर्सपेक्टिव है, देन फिलोसॉफिकल उसका जो पर्सपेक्टिव है, तो ये सभी चीज़ें हम कवर करेंगे ताकि आपके डिफरेंट पेपर में, अभी ध्यान रखिएगा कि इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है जीएस पेपर 2 पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी में पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी पूछा जा सकता है। इंक्लूडिंग ऐसे में भी इनइक्वालिटी रिलेटेड बातें पूछी जा सकती है। तो इसीलिए क्या है, हमें हॉलिस्टिकली चीज़ों को देखना होगा। तो आज का पहला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग इनइक्वालिटी, और वो भी आपका स्पेशली जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसके बारे में। सो इनइक्वालिटी कुड थ्रेटन सोशल स्टेबिलिटी एंड स्लो ग्रोथ डाउन। तो जो इनइक्वालिटी है वो क्या कर सकता है, हमारा सोशल स्टेबिलिटी को थ्रेट कर सकता है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्लो डाउन कर सकता है। तो अभी अगर इसमें हम देखें तो इंडिया में काफ़ी आपकी शार्प इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ की इनइक्वालिटी देखी जा सकती है। तो आप स्पेशली अगर देखें तो रूरल अर्बन में जो इनकम का डिवाइड है, रिच और पोर के बीच में जो इनकम का डिवाइड है, फिर वेल्थ इनइक्वालिटी का जो डिवाइड है बिटवीन रिच एंड पोर। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि सिर्फ रिच एंड पोर, मतलब इसमें सिर्फ क्लास इनइक्वालिटी के बारे में बात नहीं किया है। क्लास इनइक्वालिटी से ऊपर जाके चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही है और उसी को नाम दिया है हॉराइजेंटल इनइक्वालिटी। तो अभी ये जो हमने क्लास इनइक्वालिटी देखा है, डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पोर, मिडिल क्लास, तो वो हो गया वर्टिकल इनइक्वालिटी। और हॉराइजेंटल इनइक्वालिटी क्या हो गया, जो आपका रियल सेंस में डेंजर ला सकता है एक देश में, एक सोसाइटी में। तो वो है कि जो आपके एक देश के अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कास्ट, पॉपुलेशन, रिलीजन और डिफरेंट रीजन में पॉपुलेशन रहते हैं, तो ये जो आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या फिर इनइक्वालिटी है इन इनकम एंड वेल्थ। फिर जो रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी है, सपोज मेजॉरिटी रिलीजन ज़्यादा इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ प्राप्त कर रही है, वेल्थ प्राप्त कर रही है, माइनॉरिटी नहीं प्राप्त कर रही है, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है कि माइनॉरिटी जो है वो ज़्यादा बेनिफिट ले रही है, मेजॉरिटी को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। फिर रीजन वाइज अगर देखें कि आपके इंडिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट हो या फिर ईस्टर्न स्टेट में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी एज वेल एज जो डेवलपमेंटल इनइक्वालिटी है, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, या फिर आपके सोशल जो सर्विसेज होती है एजुकेशन में हो, या फिर आपके हेल्थ स्किल वगैरह वगैरह में हो। तो इससे क्या है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसके वजह से हम देख सकते हैं हमारे देश में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी होना, ईस्ट में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का राइज होना। तो ये सभी चीज़ें अल्टीमेटली देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ओवरऑल उसको हैम्पर कर सकती है, जो इस आर्टिकल के इस लाइन में बताया कि स्लो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्लो डाउन कर देगा। तो इसीलिए सोशल स्टेबिलिटी के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए जो इनइक्वालिटी है, स्पेशली कौन सी इनइक्वालिटी, हॉराइजेंटल इनइक्वालिटी। तो अभी ये जो आपका पॉइंट है इसको मार्क कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हॉराइजेंटल इनइक्वालिटी, वर्टिकल इनइक्वालिटी के नाम से भी क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। और तभी हमें चीज़ें समझने में अगर दिक्कत हुई कि वर्टिकल इनइक्वालिटी क्या है, हॉराइजेंटल इनइक्वालिटी क्या है, तो हमें क्या होगा, हम क्वेश्चन को गलत आंसर कर देंगे और उससे हमारा जो एक्सपेक्टेड मार्क्स रहेगा वो नहीं मिलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हॉराइजेंटल इनइक्वालिटी जो बेस्ड है कास्ट, रिलीजन, रीजन के बेसिस पे। वर्टिकल इनइक्वालिटी ये क्लास इनइक्वालिटी है कि रिच के पोर के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में है। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है हमारे देश में अभी ये आर्टिकल के हिसाब से हॉराइजेंटल इनइक्वालिटी को दूर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हॉराइजेंटल इनइक्वालिटी क्या करेगी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करेगी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं नेपाल का जो केस रहा है, फिर श्रीलंका का जो केस रहा है, या फिर बांग्लादेश का जो केस रहा है, तो ये जो आपकी, या फिर पुराने समय पे देखें तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो कारण रहा है, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कारण रहा है, तो ये आप अक्रॉस हिस्ट्री अगर देखें तो उसमें आप ये चीज़ आपको पता पड़ेगा, आप जान पाएंगे कि हॉराइजेंटल इनइक्वालिटी ने क्या किया है, पूरे सिस्टम को ही चेंज करके रख दिया है। रेवोल्यूशन आ गया है या फिर आपकी इंस्टेबिलिटी आ गई है। तो इसीलिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड, इन डिफरेंट नेशन इंक्लूडिंग इंडिया, इनको ध्यान देना है कि वर्टिकल इनइक्वालिटी के साथ ही हॉराइजेंटल इनइक्वालिटी में ध्यान दिया जाए। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो भी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को मैप करने के लिए जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, या फिर इनइक्वालिटी को मैप करने के लिए जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको इन जनरल किया जाता है। टोटल पॉपुलेशन को आपका कितनों ने पॉवर्टी से आपका राइज हुआ, किसका इनकम कितना बढ़ा, हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना बढ़ा, तो इन जनरल देखा जाता है। तो वैसे डेटा को जब देखेंगे तो उससे हमें सिर्फ वर्टिकल इनइक्वालिटी का पता लगेगा। तो इसीलिए अभी रिसेंटली क्या है, जो सेंसस होने वाला है उसमें कास्ट सेंसस के बारे में कहा गया है कि जो रिसेंट सेंसस होगा उसमें कास्ट डेटा कलेक्ट की जाएगी, उससे उनका सोशियो इकोनॉमिक जो आपका पिछड़ापन है वो, या फिर बैकवर्डनेस है, उसको पता लगाया जा सकेगा और उससे टारगेटेड वेलफेयर पॉलिसीज, सोशल डेवलपमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज ली जा सकेंगी, ताकि हम क्या कर सके, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है हमारे देश में उसको हम बरकरार रख सके। तो अभी हमारे देश के अंदर ही देखें तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट एंड एजिटेशंस देखे गए हैं, जैसे जाट लेड प्रोटेस्ट, मराठा लेड प्रोटेस्ट, पटीदार प्रोटेस्ट। ये क्यों है कि आपका जो इनइक्वालिटी है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उसके वजह से इस तरीके के प्रोटेस्ट देश के अंदर देखे गए हैं। और नेशन वाइज तो मैंने अभी आपको बताया, पास्ट में आप अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, या फिर रशियन रिवोल्यूशन, ओके, प्रेजेंट में देखें तो आप श्रीलंकन रिवोल्यूशन, बांग्लादेश रिवोल्यूशन एंड नेपाल रिवोल्यूशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखें तो हिस्टोरिकल जो बात है वो मैंने बताई, इसमें कुछ और हिस्टोरिकल लेंस दिया गया है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन अगर देखें तो हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिया गया 1991 के बाद, तो उसके बाद हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो बढ़ गया। जीडीपी ग्रोथ जो है वो आपका 3-4% से बढ़ के 8-10% तक भी पहुंच गया था। अभी हाल ही में 6-7% के अंदर है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन इससे एक आप इसमें एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये भी देखेंगे कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमारे देश में क्या है, पॉवर्टी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें हम काफ़ी पीछे हैं, जो आपकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें काफ़ी पीछे है। वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉवर्टी होल्डिंग नेशन हम है। तो वो जो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अदरवाइज क्या होगा, जो इंस्टेबिलिटी हम दूसरे देशों में देख रहे हैं, या फिर हमारी सोसाइटी के अंदर ही डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन में देख रहे हैं, वो आपके क्या करेगा, हमारी देश की स्टेबिलिटी को खराब करेगा। तो वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल का वही इसका मेन मकसद है। तो चैलेंज क्या रहेगा, इनइक्वल डेवलपमेंट का, सोशल टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा सकती है, थ्रेट देखा जा सकता है टू डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी है वो ब्रेक हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है या फिर लीगैलिटी है, वो जब पॉपुलेशन जब उसको देती है, रिकॉग्नाइज करती है, तो ही गवर्नमेंट चल पाती है। जैसे नेपाल में जो गवर्नमेंट है उन्होंने लेजिटिमेसी को खो दिया, श्रीलंका में लेजिटिमेसी खो दिया, पीपल की जो लेजिटिमेसी है, रिकॉग्निशन है, उसको खो दिया, बांग्लादेश में वो लेजिटिमेसी चला गया। तो इसीलिए क्या हुआ, एक थ्रेट आ गया डेमोक्रेसी में। इसीलिए डेमोक्रेसी क्या कहता है, इक्वालिटी सभी के लिए, लिबर्टी सभी को चाहिए देना है, और उससे क्या है, एक फ्रेटर्निटी आएगा। तो अभी जब इनइक्वल डेवलपमेंट रहेगा, सभी के लिए बराबर लिबर्टी नहीं रहेगी,
तो उससे क्या होगा, जो सेंस ऑफ फेटर्निटी है वो नहीं रहेगा, और सेंस ऑफ फेटर्निटी नहीं रहा तो डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए क्या करना है, ज़रूरी है कि जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको एंश्योर करना है। और अगर इंस्टेबिलिटी आई तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी नेपाल में जो प्रोटेस्ट देखा गया, उसमें जिस तरीके से आपके सड़कों पे प्रोटेस्ट की गई, या फिर आपके दुकानें हो वो या फिर कोई शॉपिंग मॉल हो या फिर कोई होटल जलाई गई है, तो इससे क्या होगा, एक नेगेटिव सिग्नल जाएगा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ और स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ध्यान देना है कि इस तरीके का जो आपका प्रोटेस्ट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, बाय ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन पीपल्स लाइफ, by bringing equality, socio-economic equality, giving them education, giving them health facility, giving them skill, giving them decent working, मीनिंगफुल वर्किंग, प्रोडक्टिव वर्किंग। तभी क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होगा और वर्ल्ड पीसफुल रह सकेगा, कंट्री पीसफुल रह सकेंगी, डिफरेंट रीजन सोसाइटीज पीसफुल रह सकेंगी। तो बाकी हॉराइजेंटल इनइक्वालिटी मैंने बताया, बिटवीन कल्चर, डिफरेंट कल्चर ग्रुप के बीच में क्या कौन सी इनइक्वालिटी है। फिर वर्टिकल इनइक्वालिटी क्या है वो मैंने बताया, इंडिविजुअल के बीच, रिच और पोर के बीच जो एक क्लास डिफरेंस है वो। कंजम्पशन इनइक्वालिटी क्या है कि अभी ऑब्वियसली जो रिच है वो कंजम्पशन उसका ज़्यादा रहेगा और पोर हाउस होल्ड का कंजम्पशन कम रहेगा, और कम कंज्यूम करेंगे तो क्या है, उससे वो बीमार पड़ेंगे, उनके अंदर टेंशन आएगी, और जब बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे इंडिविजुअल्स टेंशन में आएंगे तो उससे क्या होगा, जो प्रोटेस्ट है वो आगे बढ़ेगा। तो उसी को रोकना है बाय ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज। वेल्थ इनइक्वालिटी क्या है कि लैंड, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स जो है वो सिर्फ चंद इंसान के पास ही है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें अभी लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस अगर देखें तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसे लिखेंगे तो ये सब भी चाहिएगा आपको, लॉजिक एंड फिलोसॉफिकल बेसिस। तो लॉजिकल बेसिस से देखें तो जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है वो क्या कहता है, या फिर यूटिलिटेरियनिज्म की ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका जो डेवलपमेंट है या फिर उसका जो आपका स्वाद है या फल है वो सभी को मिलना चाहिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। फिर अगर हम सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें दो आपके रिनाउंड स्कॉलर्स आ जाते हैं या फिर फिलोसोफर आते हैं। वन इज जॉन रॉल्स, जिन्होंने कहा है कि जस्टिस क्या है, फेयरनेस है। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं अगर उनको लगे कि उनके अंदर फेयरनेस है, उनको फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है इन सोसाइटी, इन इकोनॉमी, तो जस्टिस सर्व हो जाएगा और उससे सोसाइटी पीसफुल रहेगी, स्टेबल रहेगी। फिर अमर्त्य सेन जी का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है ये क्या कहता है कि जो पॉपुलेशन है, हर तबके के इंसान का कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, क्योंकि जब लोगों का कैपेसिटी बढ़ेगा तो वो अपने क्या कर सकेंगे, चॉइस जो है वो बढ़ा सकेंगे, रियल सेंस में उनको फ्रीडम मिल सकेगा, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। तो वो उसके लिए ज़रूरी क्या है, कैपेसिटी को बढ़ाना। कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जा सकेगा, बाय गिविंग देम बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर स्किल, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो उससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन है उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी और गवर्नमेंट का काम बहुत माइनस हो जाएगा। गवर्नमेंट को इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, बाकी लोग कैपेबल है, दे कैन डू और दे कैन अर्न बाय देयर ओन। तो ये जो चीज़ है वो समझनी काफ़ी ज़रूरी है। ओके, फिर इसमें अगर सोशल डायमेंशन अगर देखें तो अगर इनइक्वालिटी रही तो वो सोशल जो क्लीवेज है, जो दरार है, वो उसको बढ़ाएगा बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, रीजन, जो अभी हम देख सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में आपकी या फिर ईस्टर्न रीजन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होना, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी होना, उसका क्या रीज़न है, यही सब रीज़न है, उसमें बेसिकली पॉलिटिकल एंड सोशल रीज़न है। नेक्स्ट, इससे क्या होगा, अगर बैलेंस डेवलपमेंट नहीं हुआ, इवन डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सर्ज होगा, सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट आएगा, नेशनल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएंगी। ओके, रीजनलिज्म ग्रो करेगा, तो उसको हमें दूर करने के लिए इवन डेवलपमेंट करना है। तो सोसाइटी में रीजनलिज्म के ऊपर, कम्युनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम साइलोस में नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए हमें इन जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक अभी देखा, इसको हमें जोड़ के देखना होगा, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। ओके, फिर इकोनॉमी में अगर देखें जो डेवलपमेंट है अगर स्क्यू रहता है, किसी एक साइड में रहता है, इम्बैलेंस हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है, तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है, जो नेपाल में देखा गया या फिर बांग्लादेश में देखा गया। फिर एथिकली अगर देखें तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आता है, जो सोसाइटी की वैल्यू है, फेयरनेस, जस्टिस, मोरालिटी, तो इन सभी चीज़ों को हमें बरकरार रखना है। तो अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी रही, फेयरनेस नहीं रहा, इनजस्टिस रही, तो ऑब्वियसली क्या है, सोसाइटी आपकी इनस्टेबल बनी रहेंगी। लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो
आर्टिकल जो 14 to 18 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। तो उसके लिए हमें क्या है, सभी को इक्वल डेवलपमेंट का स्वाद जो है वो चखाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी इसमें जिक्र कर सकते हैं, जो स्टेट को दायित्व देता है कि स्टेट हैज़ टू टेक एक्शन, स्टेट हैज़ टू टेक वेलफेयर पॉलिसी सो दैट हम क्या कर सकते हैं, पोवर्टी वगैरह को कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी जो अभी ऑलरेडी बताया कि अगर इनइक्वालिटी रही तो उससे अपहीवल आएगा। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो हमने देखा, या फिर पास्ट में जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था, एकदम पुराना हिस्ट्री अगर देखे तो, या फिर रशियन रेवोल्यूशन में जो देखा था 1917 में। ओके, बाकी आप अगर घर में खुद से पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटीज़ की कौन सी किताबें आपको पढ़नी होगी, क्लास 11, 12 ये सभी बताई गई है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड में पहला तो हमें एक्नॉलेज करना है कि इस तरीके का कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करता है, तो उसको एक्नॉलेज करना है। फिर हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है पॉलिसी फोकस में, और पॉलिसी फोकस में क्या शिफ्ट रहेगा, इंक्लूसिव पॉलिसीज हमें लेनी है कि हर तबके के लोगों का डेवलपमेंट इंश्योर करना, हर रीजन का डेवलपमेंट इंश्योर करना, हर सेक्टर का डेवलपमेंट इंश्योर करना इज नीड ऑफ द आवर। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन सोशल सेक्टर। तो सोशल सेक्टर जो है, एजुकेशन, हेल्थ, इनको बढ़ावा देना काफ़ी ज़रूरी रहेगा इंक्लूसिव तरीके से, अफोर्डेबल और क्या है आपका अवेलेबल बनाना पड़ेगा, एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा चीज़ों को। डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। डेटा जब अभी जैसे नेक्स्ट सेंसस में डेटा निकाला जाएगा तो उस डेटा में से हमें क्या करना होगा, जो आपकी पिछड़ी हुई तबके के लोग हैं उनको डेवलपमेंट देना होगा बाय टेकिंग वेलफेयर मेजर्स। प्रमोट करना होगा सोशल कोहिजन को। तो जब हम ये सभी चीज़ें कर लेंगे ना, तो जो सोशल कोहिजन है वो प्रमोट हो जाएगा। जो सोसाइटी के बीच में एक हार्मोनियस एग्जिस्टेंस होता है वो खुद ब खुद आ जाएगा। ओके, और इससे फर्दर अगर प्रॉब्लम दिखाई देती है तो उससे हमें करना है, क्या करना है, इंटर कम्युनिटी, इंटर जो रिलीजियस डायलॉग है वो कंडक्ट करवाने ज़रूरी रहेंगे ताकि ट्रस्ट बना रहे, सोशल कैपिटल बना रहे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सिन टैक्स ऑन सुगरी ड्रिंक्स एंड हेल्थ ड्रिंक्स अ हेल्दी स्टेप। तो ये आर्टिकल स्पेशली हेल्थ से लिंक्ड है और किस तरीके से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके ज़रिए लोगों का हेल्थ ठीक किया जा सकता है उसके बारे में है। तो हाल ही में जो टैक्स का स्लैब में बदलाव लाया गया, आपका एक तो 0 है ही ऑलरेडी जो एग्जाम्प्टेड रहेगी, फिर आपका 5 आ गया जो मेरिट रेट है, 18% स्टैंडर्ड रेट रहेगा, और एक 40% जो सिन टैक्स होगा, जो एक सिन टैक्स या फिर लग्जरी टैक्स होगा। तो ये सिन टैक्स या फिर लग्जरी टैक्स क्या करेगा, जो एक तो जो लग्जरी आइटम्स परचेस करते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, उनसे हम टैक्स ले सकेंगे वेलफेयर पॉलिसीज़ के लिए। दूसरा उसमें और एक टैक्स रहेगा सिन टैक्स, वही 40% स्लैब जो है, उसमें जो आपकी प्रोडक्ट्स है जिसके इस्तेमाल से लोगों के अंदर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ आ सकती है, लाइक जो अभी शुगरी ड्रिंक है या फिर हाईली कैफिनेटेड जो या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, उससे क्या होता है लोगों के अंदर हेल्थ के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जिसको हम हाई या फिर अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहते हैं। तो उससे लोगों के अंदर आपके शुगर बढ़ना या फिर आपका जो फैट का कंटेंट है वो बढ़ना, स्पेशली जो सैचुरेटेड फैट है या फिर आपका ट्रांस फैट है, इन जैसे चीज़ों का बढ़ना, उससे लोगों के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पैदा होती है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, खान पीन से जो डिजीज़ होती है, आपकी लेथर्जिक या फिर लेजी लाइफस्टाइल की वजह से जो डिजीज़ होती है, लाइक हार्ट डिजीज़ हो या फिर ब्लड शुगर का डिजीज़ हो या फिर आपका ब्लड प्रेशर का डिजीज़ हो, तो ये सभी होती क्यों है, खान पान की वजह से होती है। तो आज के समय पे आप इसमें देख सकते हैं कितने सारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड रखे गए हैं। तो इन अल्ट्रा प्रोसेस फूड के ऊपर गवर्नमेंट ने 40% टैक्स लगाने का जो निर्णय है वो हाल ही के जो जीएसटी रिफॉर्म्स लाई गई है उसमें लिया गया है, और जो लागू होगा 22 सितंबर से। तो जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है आज के समय पे बिकॉज ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड, तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर देखें तो फिर इकोनॉमिक रैशनल देखें तो जो सिन टैक्स है इज अ शॉर्ट ऑफ पिगोवियन टैक्स। तो पिगोवियन टैक्स क्या होता है, जो आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है उसको कर्व करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए आपके पिगोवियन टैक्स को लगाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, पिगोवियन टैक्स रेफर्स टू ऐसा करके, ओके, प्रीलिम्स में हो या फिर आप मेंस में जब लिखेंगे तो इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। तो सोशल जस्टिस के लिए अभी पोर पर्सन के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखी जाती है, क्योंकि आज के जो लाइफस्टाइल है उसमें
जो आपकी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो भी इन तरीके के जो कैफिनेटेड ब्रेवरेजेस है या फिर हाई शुगरी फूड्स है इनको कंज्यूम करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनको केयर करना ये गवर्नमेंट का ही दायित्व है। तो उससे क्या है, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी को इंश्योर किया जा सकेगा बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। तो स्पेशली दी पोर इसमें लिखा हुआ है। ओके, फिर एडिक्टिव जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है उसको डिस्करेज करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, और डिस्करेज नहीं भी करते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, सब अलाउ है। ओके, इवन अल्कोहल भी अलाउ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई एक्शंस नहीं लेगी। तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, इनडायरेक्टली डिस्करेज करती है बाय पुटिंग थिंग्स ऑन हायर टैक्स स्लैब। नेक्स्ट है नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए अभी जो टैक्स तो लगाया है वो ठीक है, इसके अलावा भी लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलानी भी ज़रूरी रहेगी, लाइक ईट राइट इंडिया, फीट राइट इंडिया मूवमेंट, इन सभी के जरिए। प्लस गवर्नमेंट ने पोषण अभियान भी लिया है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट न्यूट्रिशियस फूड के लिए अवेयरनेस को जनरेट कर रही है, स्कूल में हो, आंगनवाड़ी में हो, ओवरऑल हो। ओके, तो बाकी इसमें हिस्टोरिकल अगर इवोल्यूशन ऑफ द इशू देखें तो अर्ली सीन टैक्स पास्ट में भी आपके टोबैको के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर जो टैक्स है वो लगाया गया था। तो अभी टोबैको, अल्कोहल जिस तरीके से शरीर को हार्म करता है, और हम जो सोचते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है वो फूड है या फिर वो हार्म नहीं करेगा, तो वो क्या है, कभी तो ये टोबैको और अल्कोहल से भी ज़्यादा हार्म हमें करता है। तो इसीलिए क्या करना है, जो सीन टैक्स है उसको खाली टोबैको और अल्कोहल के नज़रिए से ही नहीं देखना है, उनको अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स के जरिए भी देखना ज़रूरी है। बाकी 21st सेंचुरी में पब्लिक हेल्थ जो क्राइसिस आई है, जो पब्लिक हेल्थ क्राई है, उसको ठीक करने के लिए इस तरीके का गवर्नमेंट आपका जो इंटरवेंशन है वो काफ़ी ज़रूरी रहेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो WHO जैसे जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी काफ़ी समय पे देशों को क्या की है, आपकी नोटिफाई किया है कि जो देश में फूड प्रोसेसिंग है उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। बाकी मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने भी क्या की है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टैक्सेस को इम्पोज किया है ऑन दिस सॉर्ट ऑफ अनहेल्दी फूड। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी इसको 28 स्लैब से ले जाके 40% में पहुंचा दिया है, जो कि काफ़ी सराहनीय स्टेप है। ओके, बाकी अगर देखें तो चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू अगर देखें तो इसमें कुछ चैलेंज तो रहेंगी। एक तो इंडस्ट्री पुशबैक होगा, क्योंकि ये जो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये लगभग काफ़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को जो एम्प्लॉयमेंट देता है, तो वो आपका एक प्रॉब्लम इसमें आ सकता है कि बिजनेस को हार्म कर सकता है, जॉब लॉस हो सकती है, तो वो एक चैलेंज इसमें रहेगा। फिर रिग्रेसिव एक इम्पैक्ट इसमें देखा जाता है। रिग्रेसिव इम्पैक्ट में क्या होगा, जो आपकी जीएसटी है या फिर 40% जीएसटी है, तो ये गरीब और अमीर दोनों को बराबर ही पे करना पड़ेगा। तो इससे जो पोर पॉपुलेशन है उनके इनकम पे ज़्यादा पिंच पड़ेगा। ओके, इम्प्लीमेंटेशन में एक कॉम्प्लेक्सिटी देखी जा सकती है अल्ट्रा प्रोसेस फूड में, कि किस तरीके से चीज़ों को आपका सेग्रीगेट किया जाएगा, टैक्सेस लगाई जाएंगी। नेक्स्ट है आपका पब्लिक परसेप्शन एंड पॉलिटिकल विल। तो अभी जब टैक्स लगाया जाता है तो पब्लिक का परसेप्शन भी ये होता है कि हमारा राइट टू चॉइस है, अंडर आर्टिकल 21 हम चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, पब्लिक परसेप्शन को ठीक करने के लिए पॉलिटिकल विल होना काफ़ी ज़रूरी है। और जो हमें थोड़ा पहले देखा था, कहीं पे इसमें मेंशन होगा कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी लेनी है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी ज़रूरी है कि हम आपकी जो, जैसे हेलमेट पहनने के लिए जब बोला जाता है तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एनक्रोच कर रही है कि ये उनका सर है, उनका मोटरसाइकिल है तो उनकी मर्जी। लेकिन बात वो नहीं है। बात इसमें क्या है कि जो भी है डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास ये दायित्व है कि आर्टिकल 21 को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे। तो इसीलिए इन चीज़ों को क्या है, बेटर एनफोर्स करना ज़रूरी है। ओके, बाकी ये सभी की टर्म्स, सीन टैक्स ऑलरेडी बताया, अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या है ऑलरेडी बताया, शुगर स्वीट एंड बेवरेजेस क्या है जिसमें ज़्यादा शुगर रहता है या फिर ड्रिंक्स को शुगर ही बनाया जाता है टेस्ट के लिए। फिर फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग क्या है कि जो फूड है उसमें न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है उसको बताया जाए, ताकि लोग क्या है, आपका जो भी चॉइस हो वो इन्फॉर्म चॉइस रहे, उसको पता रहे कि वो क्या खा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। बाकी यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में कहा है बाय जेरेमी बेंथम। तो उससे क्या है, अगर इस तरीके का टैक्स लगाया गया और उससे क्या है, आपकी शुगरी प्रोडक्ट्स पे डिमांड अगर घटी तो अच्छा ही है ना। इससे क्या है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर लोग हेल्दी रहेंगे, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा, हॉस्पिटल की बिल नहीं चुकाने पड़ेंगे। ओके, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट
के ध्यान से देखें तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल साहब ने हार्म प्रिंसिपल दिया था। तो हार्म प्रिंसिपल में क्या है कि एक पर्सन अगर जो काम कर रहा है वो सेल्फ रिलेटेड है तो उसमें गवर्नमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो फूड अभी लोग खा रहे हैं उसमें वो किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हार्म कर रहे हैं, तो वो खाते हैं तो खाने देना चाहिए। और अगर अदर रिलेटेड है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, बाधा लगाना चाहिए कि लोगों का लिबर्टी वायलेट कर रहा है। जैसे रास्ते में कोई आपका अगर स्टैंड कर रहा है तो उसमें बाधा लगाना चाहिए। लेकिन इसको अगर हम ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट आपकी डिसीजंस ले रही है, ऐसा नहीं है कि वो लोगों की चॉइस को आपकी दबा रही है, इससे लोगों का जो हेल्थ है उसको आगे बढ़ा रही है। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। जस्टिस एंड इक्विटी के हिसाब से देखें तो जो जॉन रॉल साहब का है डिफरेंस प्रिंसिपल, तो ये क्या कहता है कि हमें आपकी जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है उसके लिए क्या करना है, जो इनइक्वल लोग हैं उनके लिए बेटर पॉलिसीज लेनी है। तो इसमें अगर जस्टिस एंड इक्विटी के हिसाब से देखें, अगर जॉन रॉल साहब का ये फूड का जो प्रोसेसिंग का मैटर है इसमें, तो इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि सोसाइटी में हेल्थ की जस्टिस के लिए, इक्विटी के लिए, ताकि लोग बीमार ना हो, तो ये जो पॉलिसी है स्पेशली जो आपके अनहेल्दी प्रोडक्ट्स में लगाया गया है तो ये सही है। कि सब प्रोडक्ट में तो नहीं लगाया गया है, एक डिफरेंस प्रिंसिपल को उसमें लिया गया है। हेल्दी प्रोडक्ट्स को आपका उसको 5% में रखा गया है, तो जो आपकी सिनफुल प्रोडक्ट है या फिर अनहेल्दी प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंस प्रिंसिपल यूज़ किया गया है। तो उस तरीके से देख सकते हैं। बाकी डायमेंशन में देखें तो इसका सोशल डायमेंशन क्या रहेगा, हेल्दी आउटकम रहेगा टैक्स की वजह से। बाकी पॉलिटिकल इसमें आउटकम देखें तो पॉलिटिकली क्या करना है, एक पॉलिटिकल विल होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अभी इंडस्ट्री क्या करेगी, लॉबी करने लग जाएगी, तो उस लॉबी को तोड़ना या फिर उनको समझाना ज़रूरी है। फिर लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो जीएसटी में रिफॉर्म लाना, जो आपकी FSSAI है उसको और स्ट्रेंथन करना फूड सेफ्टी के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। एथिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो WHO का ऑलरेडी गाइडलाइन है ही। और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इससे प्रॉफिट आती है, नो डाउट, लेकिन प्रॉफिट अगर हेल्थ को हार्म कर रहा है तो किससे प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, हेल्थ को। ओके, बाकी ये सभी चीज़ें देख लीजिएगा। तो बाकी वे फॉरवर्ड में इमीडिएट टैक्स हाइक करना है। ओके, फिर जो आपकी टैक्स हाइक की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होगा या फिर लॉस होगा उसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल जो फिस्कल पॉलिसी है उसको मैनेज करना ज़रूरी रहेगा। ओके, बाकी चीज़ें देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो SDG गोल 3 के बारे में बात कर रहा है कि हमारे देश में जो हेल्थ सेगमेंट है उसमें हम अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी की कमी है, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। प्लस जो कम्युनिटी लेवल में हेल्थ है या फिर जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है वो काफ़ी वीक है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को हम जब ध्यान देंगे तो उसमें क्या करना ज़रूरी है, आपका जो स्पेशली इसमें जो गैप्स है उसको फिल करना काफ़ी ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है या फिर डॉक्टर का जो गैप है या फिर आपका इक्विपमेंट्स का जो गैप है उसको दूर करना ज़रूरी है। और प्लस क्या देना ज़रूरी है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देना ज़रूरी है। हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में अगर हाई क्वालिटी जैसे डायग्नोस्टिक्स हो या फिर आपकी लैब फैसिलिटीज़ हो या फिर एक्सरे फैसिलिटीज़ हो, ये सभी अगर प्राइमरी लेवल पे ही रहती है तो उससे क्या होता है, आपकी बेटर स्क्रीनिंग होके जो डिजीज़ है उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो हमारे देश में क्या है, क्योर में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रिवेंशन में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करने पे इसमें हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। और इसी में हम और क्या कर सकते हैं, कंपलसरी हेल्थ एजुकेशन स्कूल में प्रोवाइड करने के ऊपर काफ़ी थ्रस्ट दिया गया है कि स्कूल में जब लोगों के अंदर हेल्थ की रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट होगा तो क्या है, लोग हेल्दी रहेंगे, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ेगा, लोगों की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है उसको फिल करना ज़रूरी है। सोशियो इकोनॉमिक बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, पोवर्टी, स्टिकन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, पोर सैनिटेशन है, तो इसके वजह से काफ़ी जो हेल्थ आउटकम है ख़राब है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, लगभग 55% है, मतलब 100 रुपये में अगर 100 रुपये हेल्थ में खर्च होते तो 55 रुपये पॉकेट से ही जाते हैं। फिर जो कल्चरल ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल बिलीफ, तो कोई ट्रेडिशनल बिलीफ जैसे योगा है, आयुर्वेदा है, वो सही है, लेकिन कोई भी बिलीफ जो है जो हार्मफुल है उसको हमें हटाना ज़रूरी रहेगा। जैसे अगर स्नेक बाइट हो गया तो किसी आपके झाड़ फूंक करना, तो वो सभी चीज़ें हटानी ज़रूरी रहेंगी।
और जो अनइवन प्रोग्रेस है उसको इवन बनाना पड़ेगा अक्रॉस द रीजन। तो अभी जो हाई स्पेशलिटी या फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो ज़्यादातर वेस्टर्न या फिर साउदर्न स्टेट्स में ही कंसंट्रेटेड है, तो ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी उसको लागू करना पड़ेगा। हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, SDG गोल 3 को अचीव कर सकते हैं और हम बाई 2047 विकसित भारत बन सकता है। क्योंकि हम अगर जो पॉपुलेशन अगर बीमारू रहेगी, वो बीमार हो गई तो, या फिर अनहेल्दी रहती है, IMR MMR बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। और या फिर अगर बन भी गए, इकोनॉमिक टारगेट पूरा कर भी लिया, तो सोशल एम्पावरमेंट, हेल्थ एम्पावरमेंट ये सभी नहीं रहेगा। तो अभी हमारे देश में MMR काफ़ी ज़्यादा है, 97 है, इसको 70 तक लाना है बाय 2030। फिर अंडर 5 मोर्टालिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 32 है, उसको भी कम करना है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा है, इसको भी कम करना है, ध्यान रखिएगा। और राइट बेस्ड अप्रोच से अगर देखें तो आर्टिकल 21 सिर्फ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मतलब मियर लिविंग को नहीं कहता है, या फिर मियर एग्जिस्टेंस को नहीं कहता है, कि एक हेल्दी लिविंग होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हमारा लाइफ प्रोटेक्टेड रहेगा। और यूटिलिटेरियन के जरिए देखें तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट लोग हैप्पी कब रहेंगे, जब हेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए हेल्थ फैसिलिटीज़ को ठीक करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ओके, बाकी आप इसमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, अभी जो बताया, एथिकल, इन सभी डायमेंशंस को आप एग्जाम में इस तरीके से लिखना होगा। बाकी अगर फर्दर वे फॉरवर्ड में देखें तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या लेना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना है, स्पेशली हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन को स्कूल में प्रोवाइड करना है, उस तरीके से करिकुलम डिज़ाइन करना है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल बताऊं तो जो CPR होता है, जब हार्ट अटैक होता है, जब CPR देना होता है, उसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, जिससे एक इंसान की जान बचाई जा सकती है। तो उस तरीके का फर्स्ट एड का, मेंटल हेल्थ का, हाइजीन का, न्यूट्रिशन का हम आइडिया स्कूल में दे सकते हैं। तो अभी स्कूल में ये ज्ञान देने के लिए टीचर्स का ट्रेनिंग होना भी ज़रूरी है। तो अभी देखा कि आपके करिकुलम आ गया, टीचर्स खुद ही गुटखा खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। तो टीचर्स को भी हेल्थ का रिगार्डिंग अवेयरनेस देना, ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। ओके, इंटीग्रेशन करना ज़रूरी है सभी चीज़ों को, हमें जो सब्जेक्ट है उनको, साइंस, सोशल स्टडीज़, एवरीथिंग। लेवरेज करना है टेक्नोलॉजी को, डिजिटल टूल यूज़ करना है, तो उससे ग्राफिक्स के ज़रिए हम दिखा सकते हैं कि जैसे शुगरी ड्रिंक खाया तो उससे क्या हेल्थ में असर पड़ सकता है। इसी के साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कम्युनिटी, पेरेंट हो, टीचर हो, इनका मीटिंग होना ज़रूरी है। और मॉनिटर एंड एवोल्यूशन नहीं हुआ तो इसीलिए कहा जाता है, जो चीज़ मॉनिटर नहीं होती है वो कभी फुलफिल भी नहीं होती है, तो इसलिए मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन भी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट फिर फूड के बारे में ही बात कर रहा है, इक्वलाइजिंग प्राइमरी फूड कंजम्पशन इन इंडिया। तो इसमें अभी फूड सिक्योरिटी तो हमने अचीव कर ली है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर आपके प्रोटीन, ये सभी अचीव नहीं की है। स्पेशली हमारे देश में 40% जो लोग हैं वो आपके सफिशेंट डाइट को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो उन 40% लोग अगर सफिशिएंट डाइट कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली वो बीमार रहेंगे। तो इसीलिए इक्वलाइज करना है प्राइमरी फूड कंजम्पशन को इन इंडिया। बाकी ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे हमें सब चीज़ पढ़ी है उसी तरीके से पढ़ना है। आज के डिस्कशन में इतना ही है। PDF ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।